अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू नंबर 37 और आज के इंटरव्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लिंथ। अब ये प्लिंथ क्या होता है, प्लिंथ लेवल क्या होता है, प्लिंथ हाइट क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है, चले जानते हैं जी। अच्छा जी, प्लिंथ जो है ये पार्ट ऑफ बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एक ऐसा पार्ट होता है, बिल्डिंग का एक हिस्सा होता है जो किसी भी बिल्डिंग को ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से राइज करता है। तो जी कौन सा हिस्सा होगा जो ये ग्राउंड लेवल से किसी भी स्ट्रक्चर को रेज करता है, ये इधर तक लेके जाता है। उसमें ये हम दीवार बनाएंगे ब्रिक वर्क की, या फिर हम इधर बीम बनाएंगे। अगर बीम बनाएंगे तो वो प्लिंथ बीम होगा। अगर हम वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो भी ये प्लिंथ में आएगी। ठीक है। अब इसका अब इसकी डेफिनेशन हम किस तरह लेंगे? डेफिनेशन हम लेंगे पार्ट ऑफ बिल्डिंग बिटवीन द ग्राउंड लेवल एंड फिनिश्ड फ्लोर लेवल। ये ऊपर हमारे पास फिनिश्ड फ्लोर लेवल है, फिनिश्ड फ्लोर लेवल से लेके और ग्राउंड लेवल तक जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, पार्ट होता है, इसको हम प्लिंथ बोलते हैं। और इसकी हाइट को हम बोलते हैं प्लिंथ हाइट। और हम ये क्यों प्रोवाइड करते हैं जी? ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये डैम्पनेस को स्ट्रक्चर में जाने से रोकता है। ठीक है। और प्लिंथ के टॉप पे हम जो है वो डीपीसी प्रोवाइड कर देते हैं, एक ऐसी लेयर प्रोवाइड कर देते हैं जो डैम्पनेस को ऊपर नहीं जाने देती। इसी तरह जो है वो चूंकि हम फ्लोर का लेवल जो है, फ्लोर लेवल पे भी हम कंक्रीटिंग कर देते हैं तो वो डैम्पनेस जो है वो स्ट्रक्चर में दाखिल नहीं हो पाती। ठीक है। अब ये देखें जी, इसमें भी ये हमारे पास नीचे फाउंडेशन थी और ये हमारे पास ग्राउंड लेवल था। ठीक है। ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे हमारे पास फाउंडेशन यानी सब स्ट्रक्चर है, और ऊपर जो है ये हमारे पास डीपीसी है। डीपीसी तक और ग्राउंड लेवल से लेके डीपीसी यानी कि फिनिश फ्लोर लेवल तक हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम प्लिंथ बोलते हैं। ठीक है। और इसकी हाइट को हम प्लिंथ हाइट बोलेंगे और टॉप लेवल को हम प्लिंथ लेवल बोलेंगे। मैंने बता दिया आपको कि ये हम करते क्यों हैं, ये प्रोवाइड क्यों करते हैं, और इसका एक मेन और मेजर पर्पस ही यही होता है कि स्ट्रक्चर को डैम्पनेस से महफूज रखना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप फाउंडेशन एंड शैलो फाउंडेशन। अच्छा जी, फाउंडेशन की मेजर टू टाइप्स ही हैं, एक डीप फाउंडेशन है और एक मेजर शैलो फाउंडेशन है। अगर हम शैलो फाउंडेशन की बात करें तो शैलो फाउंडेशन का सिंपल डेफिनेशन ये है कि उसकी अगर डेप्थ जो है और उसकी डेप्थ ग्रेटर देन अगर 2 होगी तो ये डीप फाउंडेशन है, और अगर डेप्थ लेस देन 2 होगी, किसकी 2 भी, 2 टाइम ऑफ विड्थ, उसको विड्थ कह लें। अगर जो हमारी ये हम फाउंडेशन है तो फाउंडेशन की जितनी चौड़ाई है, इसको अगर हम W कहें तो इसकी जो डेप्थ होगी, ऐसे नीचे वाली साइड पे जो डेप्थ होगी, डेप्थ अगर इसकी डेप्थ 2 टाइम से ज़्यादा हो, विड्थ से 2 गुना से ज़्यादा हो, तो ये डीप फाउंडेशन होती है। और अगर 2 टाइम से कम हो तो ये शैलो फाउंडेशन होती है। शैलो फाउंडेशन हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? ये लाइट वेट स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, उस वहाँ पे हम जो है वो शैलो फाउंडेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कंस्ट्रक्शन जितनी भी होती है घरों की, रेजिडेंशियल, वो हमारी ये लाइट वेट ही होती है, लाइट का स्ट्रक्चर ही होता है, तो उसके लिए हम शैलो फाउंडेशन ही बनाते हैं। अगर मल्टी स्टोरी या फिर प्लाजा हमारा जो है वो मल्टी स्टोरी प्लाजा है तो उसके लिए हमें डीप फाउंडेशन बनाना पड़ेगी, नीचे पाइल फाउंडेशन या इस तरह की फाउंडेशन हमें बनाना पड़ती है। शैलो फाउंडेशन की टाइप्स कौन सी हैं, आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। अब जो डीप फाउंडेशन क्या होता है, बिल्कुल अगर उसकी डेप्थ जो है वो ग्रेटर हो 2 टाइम से, किसके 2 टाइम से, कि उसकी विड्थ के 2 टाइम से अगर ग्रेटर हो तो वो आपकी डीप फाउंडेशन होती है। अब डीप फाउंडेशन हम प्रोवाइड इसलिए करते हैं जब हमारे पास ये अगर ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल से नीचे हमारे पास जो सॉइल है, ये सॉइल इतनी मतलब कि उसकी बेरिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी ना हो, वीक सॉइल हो, तो हम पाइल के ज़रिए या किसी भी फाउंडेशन मतलब हम ऐसी बनाते हैं कि वो उसको नीचे, ये हार्ड स्ट्रेट है, ये अब नीचे जो है ना ये लाइन, ये हार्ड स्ट्रेट है, तो हम फाउंडेशन को इतना नीचे करते हैं कि ये हार्ड स्ट्रेटा में चली जाए। ठीक है। क्योंकि ऊपर तो वीक सॉइल थी, तो हार्ड स्ट्रेटा में लेके जो जाते हैं इसको डीप फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है। और इसको हम 2 टाइम वाली, ये एक जो है आसान तरीन डेफिनेशन, इसको हम इस तरह ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी, अब इसकी टाइप्स कौन सी हैं डीप फाउंडेशन की, ये भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाई फाउंडेशन फेल। अब
फाउंडेशन फेल क्यों हो जाती है? ये भाई बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। क्रैक्स क्यों आते हैं, कोई स्ट्रक्चर फेल क्यों होता है? सिंपल वही फार्मूला जो मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि फॉल्टी डिज़ाइन, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, फॉल्टी मटेरियल। और इसके अलावा फिर हमने ओवरलोडिंग को देखना है, इसके अलावा हमने ऊपर लगने वाले टेम्परेचर या जो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट को देखना है, ठीक है। अच्छा जी, फॉल्टी डिज़ाइन में क्या होगा जी, अगर जो फाउंडेशन है वो क्यों फेल होगी कि उसका डिज़ाइन ही फॉल्टी हो। अगर फॉल्टी डिज़ाइन होगा मतलब कि जितना उसने लोड बियर करना है उस पे डिज़ाइन ही नहीं हुआ तो फॉल्टी डिज़ाइन है, तो वो फेल हो जाएगा। और इसके अलावा जी अगर जो जो है ना वाटर टेबल, हमने नीचे वाटर टेबल जो है उसको भी कंसिडर करना होता है। अगर उसको हमने कंसिडर नहीं किया डिज़ाइन में तो ये भी डिज़ाइन फॉल्टी डिज़ाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो फॉल्टी डिज़ाइन में क्या है जी, एक तो इनएडुकेट फाउंडेशन डिज़ाइन, इग्नोरिंग साइट कंडीशन। अब साइट कंडीशन से मुराद है कि नीचे जो वाटर टेबल है उसको हमने इग्नोर कर दिया, तो डेफिनेटली अगर वाटर टेबल बहुत हाई होगा तो वो मैक्सिमम लोड बियर नहीं कर पाएगी फाउंडेशन, और फाउंडेशन फेलियर की तरफ जाएगी। नेक्स्ट है जी फॉल्टी कंस्ट्रक्शन। और फॉल्टी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के दौरान यानी कि पुअर वर्कमैनशिप होगी, मतलब अगर वाटर सीमेंट रेशियो है उसको जो है सही तरीके से इंश्योर नहीं किया गया होगा, उसकी मिक्सिंग सही नहीं की गई होगी, उसकी कंपेक्शन सही नहीं की गई होगी, उसके बाद उसकी क्यूरिंग वगैरह सही नहीं की गई होगी, तो ये जितनी जो है वो क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल जो है वो जितना कम होता है उतना जो है उस वजह से जो फॉल्ट आते हैं उसको हम फॉल्टी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। फॉल्टी मटेरियल है जी नेक्स्ट। फॉल्टी मटेरियल में डेफिनेटली अब हमारा मटेरियल अगर फॉल्टी होगा, कंक्रीट या स्टील जो है वो जो है वो अच्छी क्वालिटी में नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ वो नहीं है, ठीक है। तो लो क्वालिटी सीमेंट है, लो क्वालिटी स्टील है, तो वो फेलियर का सबब बनेगा किसमें जी, फाउंडेशन के फेलियर में। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी वीक सॉइल कंडीशन। हाँ बिल्कुल, जब हम ये फॉल्टी डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मटेरियल की बात करते हैं तो इसके बाद हम नीचे सॉइल की बात करेंगे। अब सॉइल जो है वो लो बेरिंग कैपेसिटी सॉइल है अगर, ठीक है, या फिर वो वीक सॉइल है, एक्सपेंसिव सॉइल है। एक्सपेंसिव सॉइल होती है जो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर देती है, ठीक है। तो सॉइल अगर कमज़ोर होगी, वीक होगी तो फेलियर का सबब बनेगी। वाटर लॉग्ड एरिया है या एक्सपेंसिव सॉइल है, मैं बता चुका हूँ जी। एक्सपेंसिव सॉइल क्या होती है कि ऐसी सॉइल जो अपना वॉल्यूम चेंज करती है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज भी करती है, डिक्रीज भी करती है, तो उस वजह से फाउंडेशन के फेलियर की तरफ जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे जी इम्प्रॉपर ड्रेनेज। बिल्कुल, अगर ड्रेनेज नहीं होगी, अगर पानी किसी भी तरीके से बारिशों का पानी या कोई फ्लड आ गया, पानी फाउंडेशन में चला गया, तो उसको ड्रेनेज सिस्टम इतना होना चाहिए कि बिल्कुल वो फाउंडेशन की तरफ ना जाए। मतलब कि हमने अगर वो बिल्डिंग हमारी एक्सटर्नल वाल है, एक्सटर्नल वाल की तरफ हमने बाज़ दफ़ा देखा होता है गवर्नमेंट रेजिडेंशियल, आप देखेंगे ना रेजिडेंस, तो उसमें बाहर वाली तरफ प्लिंथ लेवल के ऊपर, प्लिंथ से ऊपर एक फर्श जो है पक्का बनाया होता है ऐसा स्लोप में, ठीक है। इसका पर्पस भी ये होता है आउटर साइड पे, घर के या रेजिडेंस की बाहर वाली साइड पे जो प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल अगर ये मेरे पास प्लिंथ लेवल है तो प्लिंथ लेवल पे बाहर वाली तरफ एक ये कंक्रीटिंग की गई होती है, 4 इंच हो सकती है, 5 इंच हो सकती है। ये कंक्रीटिंग का पर्पस ही ये होता है कि अगर कहीं बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश होने की वजह से ये पानी इधर खड़ा ना हो बल्कि ऐसे नीचे ड्रेन आउट हो जाए। बिल्कुल। अब इम्प्रॉपर जो है वो अगर ड्रेनेज होगी, पानी बल्कि बाहर जाने की बजाय उसकी फाउंडेशन में जाना शुरू हो जाएगा तो वो बिल्कुल फेलियर की तरफ जाएगी। ये सॉइल इरोजन, बिल्कुल अगर पानी जो है फाउंडेशन की तरफ जाएगा तो सॉइल इरोजन तो होगी, ठीक है। उसके बाद है जी अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन। लोड अगर सही डिस्ट्रीब्यूट ना किया गया हो, या जो है डिफरेंशियल सॉइल बिहेवियर, सॉइल का बिहेवियर, सॉइल इन्वेस्टिगेशन, या एक और आप ऐड कर लें ओवरलोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट बल्कि इसमें आगे आ गया ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग में अगर हम एक्सेस लोड डालेंगे, जो हमने फाउंडेशन तैयार की है, फाउंडेशन जिस जिस लोड पे डिज़ाइन की है उससे ज़्यादा लोड हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्रैक्स में चला जाएगा, यानी फेलियर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में अर्थक्वेक आ सकता है। अर्थक्वेक की वजह से उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है और वर्टिकल मूवमेंट होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट को कैसे काउंटर किया जा सकता है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को काउंटर करने के लिए शीयर वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी जाती हैं ताकि ऐसे फाउंडेशन वॉल शीयर ना करें, ठीक है। और वर्टिकल जो मूवमेंट है उसको काउंटर करने के लिए हम फाउंडेशन को ज़बरदस्त
या राफ्ट बनाते हैं या जो है वो पाइल्स वगैरह यूज करते हैं कि वर्टिकली मूवमेंट को कंट्रोल करे। ठीक है, नेक्स्ट है जी ट्रीज वगैरह और रूट जो है ना, ट्री रूट्स वगैरह जो है वो ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो फाउंडेशन में हो जाते हैं और जड़ें वगैरह इतनी लंबी हो जाती हैं कि वो फाउंडेशन के फेलियर का सबब बनती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जी, टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन है, हमने कहा था आप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह शैलो फाउंडेशन को। तो ये शैलो फाउंडेशन की आगे फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें जी वॉल फाउंडेशन है या फुटिंग है। वॉल फुटिंग कौन सी होती है जी, दीवार हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट की, दीवार दीवार के नीचे हम जो है बाज़ दफ़ा स्टेप्स में ना, ऐसे स्टेप्स में कंक्रीटिंग कर देते हैं। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि हम जो है एक स्टेप फिर आगे, दूसरा स्टेप आगे, फिर ऊपर वॉल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जी वॉल फुटिंग। ठीक है, मैं अगेन बना देता हूँ जी, ये हमारे पास अगर हमारी लीन है, लीन के ऊपर कंक्रीट है, ऊपर एक स्टेप होगा, ये ऑफसेट हम छोड़ेंगे, फिर ऊपर एक और स्टेप होगा, फिर ऊपर जो है हमने क्या कर दिया, प्रॉपर वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी। ये हम इसको स्प्रेड भी कह सकते हैं, वॉल फुटिंग भी कह सकते हैं, ये सारी की सारी कंक्रीटिंग है। ठीक है, और इसको हम वॉल फुटिंग और पूरी की पूरी कंक्रीट हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है वो एक बीम या एक पूरा जो है ना वो स्ट्रिप पूरी एक कंक्रीट की बना दें और पूरी स्ट्रिप के ऊपर डायरेक्ट हम वॉल कंस्ट्रक्ट कर दें। ठीक है, तो ये स्ट्रिप, इसको हम स्ट्रिप फुटिंग भी कह सकते हैं। अब स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है? स्ट्रिप फुटिंग को हम कह सकते हैं कि अगर हमारा एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, दूर दूर कॉलम है ना, तो हमने इस मतलब पूरी की पूरी हमने कंक्रीटिंग नीचे कर दी और उसके ऊपर कॉलम्स या उसके ऊपर वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रिप बोलेंगे या वॉल फुटिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है जी आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग क्या होती है जी, ये हमारी फुटिंग है और ये ऊपर हमारा कॉलम है। ठीक है, अब इसका मैं अगर बनाऊं जी, ये हमारा बनेगा, ये तो टॉप व्यू होगा ना, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बनेगा। ठीक है, ये हमारी जो ऊपर कॉलम है और ये नीचे फुटिंग है, ये फुटिंग है। ठीक है, तो इस फुटिंग को हम बोलेंगे जी आइसोलेटेड फुटिंग। किसी भी कॉलम के लिए जो सेपरेट फुटिंग बनाई जाती है उसको आइसोलेटेड फुटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है जी आइसोलेटेड के बाद कंबाइंड फुटिंग। अब कंबाइंड फुटिंग भी ये है कि एक कॉलम मेरा ये है, एक कॉलम मेरा ये है, इन दोनों के लिए आइसोलेटेड मैं बनाऊंगा, एक इधर बनेगी एक इधर बनेगी, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस बच गया ना, तो इस डिस्टेंस की वजह से हम इसको जो है ना, इसको भी कंक्रीटिंग कर देते हैं और बजाय अलग-अलग बनाने की बजाय हम एक ही दफ़ा जो है ना वो कंक्रीटिंग कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। अब एक नेक्स्ट है जी स्ट्रैप। स्ट्रैप बीम फुटिंग। अब स्ट्रैप क्या होता है? स्ट्रैप होता है कि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब ये मैंने एक जो कॉलम का जो है नीचे फाउंडेशन बनाई, दूसरा ये कॉलम मेरा है, इसकी जो है ये मैंने आइसोलेटेड फुटिंग बनाई। तो दोनों आइसोलेटेड फुटिंग को जोड़ने के लिए मैंने एक इधर छोटा सा बीम बनाया। ठीक है, ये बीम क्या कर रहा है? दोनों को जो है इंटरलॉकिंग या मतलब कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी विड्थ मैंने टोटल नहीं रखी जितनी इतनी थी, बल्कि सिर्फ थोड़ी सी 9 इंच की या 1 फुट की मैंने रख ली। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, दोनों के स्ट्रेंथ को या लेटरल प्रेशर को ऐसे लेटरल प्रेशर को बियर करने के लिए मैंने ये छोटा सा बीम बना दिया। अब ये जिस फाउंडेशन में दो आइसोलेटेड फुटिंग के दरमियान बीम बना के जोड़ा जाता है उसको हम बोलते हैं जी स्ट्रैप फुटिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी राफ्ट फुटिंग। राफ्ट फुटिंग क्या होता है जी? राफ्ट फुटिंग अब पूरे का पूरा एरिया हमारे पास अगर वीक है, वीक एरिया, या हमने एक्सीवेशन इतनी की है 50% से एक्सीवेशन ही ज़्यादा हो गई है, इस पूरे एरिया के 50% से ज़्यादा एक्सीवेशन हो गई है, तो हम कहेंगे यार एक्सीवेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, दोबारा मट्टी डालेंगे तो फिर उसमें कंपैक्शन का इशू होगा, फिर उसमें रीफिलिंग करेंगे तो उतनी कंपैक्शन नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं जो है ना रिस्की हो जाएगा। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे एरिया को ही जो है उसके ऊपर थोड़ी सी एक्सीवेशन करके पूरे के पूरे एरिया में ही एक स्लैब कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे पूरी स्लैब कर देते हैं, ये 6 इंच 9 इंच 1 फुट या ऊपर लगने वाले लोड के मुताबिक होगा। ठीक है, तो ये सारे एरिया में हम क्या करते हैं, पूरे एरिया में हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, आरसीसी कर देते हैं। ठीक है, तो पूरे एरिया को आरसीसी कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं जी राफ्ट फुटिंग। और राफ्ट फुटिंग जो है ये शैलो फाउंडेशन की ही एक टाइप है और इसको हम मैट फुटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है, अच्छा इसमें एक थी ग्रिलिज फुटिंग है। ग्रिलिज फुटिंग भी इसमें आती है। ग्रिलिज होता है जी, हम जो है वो लोहे के गर्डर्स जो है वो हम
एक साइड पे और इसके जो है परपेंडिकुलर दूसरी साइड पे भी प्रोवाइड कर देते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा एक मैट वगैरह बना के पूरा एक, तो उसके ऊपर जो है ना एक मतलब ऊपर कैप बना के कैप के ऊपर सारा लोड डाल देते हैं। और ये अमूमन इंडस्ट्री एरिया या मशीनरी वगैरह जहाँ पे यहाँ पे वाइब्रेशन चाहिए होती है, वहाँ पे हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, ग्रिलेज फाउंडेशन को। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप्स ऑफ डीप फुटिंग। अब डीप फाउंडेशन जो है इसकी क्या टाइप्स हैं, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले मेरी सीरीज में जाएं, उसमें इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, डीप फाउंडेशन में जो है इसमें हमारे पास आ जाता है जी वेल फाउंडेशन भी आ जाती है, कैसन फाउंडेशन भी आ जाती है, और पाइल फाउंडेशन भी आ जाती है। ठीक है, पाइल्स में आगे फिर 2 3 4 5 किस्म की पाइल्स हैं, और वेल फाउंडेशन में एक कुआं बना दिया जाता है, ठीक है, जिसको नीचे हार्ड स्ट्रेटा पे लेके जाया जाता है। पाइल में भी क्या किया जाता है, हार्ड स्ट्रेटा पे पाइल, हार्ड स्ट्रेटा से नीचे पाइल लेके जाई जाती है। ठीक है, कैसन में ये भी एक मेथड होता है, ठीक है, जिसको ड्रिल मेथड भी कहते हैं, कैसन को हम ड्रिल मेथड भी कहते हैं। अच्छा, ये है जी पायल फाउंडेशन। पायल फाउंडेशन में क्या होता है, नीचे पायल्स लगा दी जाती हैं, और पायल्स क्या करती हैं हार्ड स्ट्रेटा में, ये अगर ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड नीचे ये हार्ड स्ट्रेटा होगा, तो हार्ड स्ट्रेटा से नीचे जो है पायल्स को इम्बेंड कर दिया जाता है। ठीक है, और ऊपर पाइल कैप लगा के और ऊपर फाउंडेशन जो है ऊपर स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। ठीक है, इसको पाइल फाउंडेशन बोलेंगे। और ये है वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन ये वाला, ठीक है, और वेल फाउंडेशन को हम प्रॉपर जो है ना एक कुआं तैयार किया जाता है। इसी तरह कुआं जब बन जाता है तो जैसे अमूमन कुआं बनाते हैं, तो इसमें जो है फिर बाज़ दफ़ा सैंड वगैरह को रिफिल कर दिया जाता है। इसको रिफिल करके इसके ऊपर दोबारा कैप बना के और उस कैप के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन की जाती है। नेक्स्ट था जी एक ये था हमारा जी पाइल फाउंडेशन, ये है ड्रिल फाउंडेशन। अब ड्रिल्ड शाफ्ट या कैसन। अब कैसन क्या होता है, कैसन होता है ये अमूमन हम अंडर वाटर जो है वो ये फाउंडेशन तैयार करते हैं। मतलब ये वाटर है और वाटर के नीचे हम अगर ये बेड है ना, तो इसमें जो है ये बेड में यूं समझिए कि आपने ड्रिल करनी होती है अंडरग्राउंड वाटर, समुद्र के अंदर आपने ना जाना है और नीचे बेड में ड्रिल करनी है। ड्रिल करने के लिए इसमें बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है, एक तो होता है बॉक्स कैसन, ड्रिल करके नीचे ले जाया जाता है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जाती है। एक होता है जी ओपन ओपन कैसन। ओपन कैसन में भी इसी तरह जिस तरह हम कुआं निकालते हैं इसी तरह की एक बनी होती है, मतलब ऊपर से ऐसे गोल हो सकती है। ठीक है, ये डिटेल में मैंने बताया उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले में, ठीक है, उसकी सीरीज में। तो ओपन कैसन होती है और तीसरे नंबर पे न्यूमेटिक कैसन होती है। ठीक है, इन तीनों को आपने उधर चेक कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर इफेक्ट विच फैक्टर इफेक्ट्स द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी पे कौन से फैक्टर डिपेंड मतलब इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब जी बेरिंग कैपेसिटी से क्या मुराद है कि कोई भी ये सॉइल है, ये अगर सॉइल है तो ये कितनी इसकी बेरिंग कैपेसिटी है, कितना लोड ये बियर कर सकती है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, उस सॉइल की कंडीशन पे डिपेंड करेगी ना, उस सॉइल के ग्रेन साइज पे। अब मैं बता रहा हूँ सबसे पहले, अब नीचे जो है ये हमारे पास जो है फाउंडेशन, ये मिट्टी है, ये मिट्टी के ऊपर कितना लोड लगेगा किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इसकी टाइप कौन सी है। ठीक है, तो टाइप पे डिपेंड करेगा, मिट्टी की टाइप, अगर ये मतलब सैंडी है, सिल्टी है, फिर इसके इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, फिर इसका साइज कितना है, अगर छोटा साइज है बड़ा साइज है उस पर बेरिंग कैपेसिटी डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, अब इसका शेप क्या है, अब इसमें जो है वो डेप्थ कितनी है, सारी चीजें डिपेंड करेंगी। इसको हम देखते हैं जी कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिपेंड करेंगे बेरिंग कैपेसिटी पे। नंबर 1 है जी टाइप ऑफ सॉइल। बिल्कुल, अगर ज्यादा बड़े साइज के होंगे तो हमारी हायर बेरिंग कैपेसिटी होगी, और अगर लोअर साइज होगा तो हमारी लो बेरिंग कैपेसिटी होगी। मॉइस्चर डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो बेरिंग कैपेसिटी कम होगी। ड्राई सॉइल होगी या मॉडरेट किस्म का मॉइस्चर होगा तो उसमें बेरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। इसी तरह भी डेंसिटी जो है वो इफेक्ट कर रही होती है, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसी तरह कम होगी तो कम होगी। इस तरह डेप्थ जो है वो बड़ी डिपेंड करती है। अगर फाउंडेशन की डेप्थ ये अगर ग्राउंड लेवल है तो ग्राउंड लेवल से आपने फाउंडेशन बहुत नीचे रखी है, तो बहुत नीचे जाने की वजह से अब इस पॉइंट की जो है ना, इस पॉइंट की बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो डेप्थ इसमें बड़ा मैटर करती है। आप जितनी फाउंडेशन की डेप्थ नीचे जाते जाएंगे उतनी उसकी बेरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है,
डीपर फाउंडेशन में क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, किसमें कंपैक्टेड सॉइल लेयर्स होंगी, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डिपेंड करेगा, अगर वाटर टेबल बहुत ऊपर है, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है और ये वाटर टेबल बड़ा करीब करीब है, अगर तो वाटर टेबल करीब होने की वजह से बेरिंग कैपेसिटी कम होगी। अगर वाटर टेबल बहुत नीचे होगा तो फिर हमारी उसकी बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। उस पे जी शेप एंड साइज, बिल्कुल जो सॉइल है उसका शेप और साइज उसका डिपेंड करेगा। इसके अलावा लोड एक्शन जो है वो बड़ा उस पे डिपेंड करेगा, मतलब लेटरल जो है वो फोर्सेस लग रही हैं या ऊपर से वर्टिकली फोर्सेस लग रही हैं, हॉरिजॉन्टल हैं या वर्टिकल हैं, ठीक है। सॉइल स्ट्रेस स्ट्रेटिफिकेशन, अब ये स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, मतलब इसके लेयर्स हैं, सॉइल की लेयर्स, इसको देखा जाता है। अब वो डिफरेंट लेयर्स हैं, मतलब वो डिफरेंट, इसका कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, तो ये सॉइल इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं। तो ये बड़ा इफेक्ट कर रही होती है बेरिंग कैपेसिटी पे। और इसके अलावा जी वेदर कंडीशन, मतलब फ्रीजिंग, फ्लडिंग, और ये सारे जो है ना फैक्टर डिपेंड कर रहे होते हैं उस किस पे जी, इसके बेरिंग कैपेसिटी के स्ट्रेंथ पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ द ब्रिक मैसनरी, जो ब्रिक मैसनरी है इसके क्या असूल हैं, मतलब ब्रिक मैसनरी इंटू की मतलब जो हमने मैसनरी की इसके क्या असूल हैं। या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि आप इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आप किसी साइट पे गए हैं, वहां पे ब्रिक वर्क का काम हो रहा है, तो आप वहां पे क्या चीज चेक करेंगे, आप इंस्पेक्शन करने गए आप क्या चेक करेंगे, तो वही चीजें जो असूल हैं ईंटें लगाने के। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम साइट में जाएंगे, साइट में जाके हमने उसकी मटेरियल को चेक करना है। मटेरियल पहले तो हमने चेक करना है कि मटेरियल जितना काम होना है, ठीक है, क्या मटेरियल इतना मौजूद भी है, एटलीस्ट इतना मटेरियल है कि काम हमारा चलता रहेगा। ये ना हो कि काम स्टार्ट हो जाए और अगर कंक्रीटिंग का काम हो रहा है तो थोड़ी सी देर बाद जो है ना पता चले सीमेंट ही जो है वो खत्म हो गया या सैंड ही खत्म हो गई है। तो ब्रिक वर्क का काम है तो हमने पहले इंश्योर कर लेना है कि मटेरियल हमारा पूरा है। फिर हमने चेक करना है कि मटेरियल की क्वालिटी क्या है। अगर ब्रिक वर्क की बात करें तो जो ब्रिक है वो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, इसको इंश्योर कर लेना है। और उसके बाद हमने देखना है कि जो है वो प्रॉपर बॉन्डिंग, ठीक है, ब्रिक अगर हमने जो लगानी है, जो ब्रिक लग रही है उसकी प्रॉपर बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग से मुराद वो इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, जो भी है वो प्रॉपर बॉन्ड में लग रही है। और उसका जो उसका फ्रॉग है वो प्रॉपर ऊपर होना चाहिए, ऊपर होगा तो बॉन्डिंग उसकी अच्छी होगी। और ऊपर क्योंकि माटर हम ऊपर लगाएंगे और उससे ऊपर वाली लेयर का जो मसाला होगा वो फ्रॉग में जाएगा, ठीक है, तो बॉन्डिंग मजबूत होगी। बॉन्डिंग हम देखेंगे यूनिफॉर्म वाटर लेयर, जो लेयर है हमारी ईंटों के ऊपर की लेयर है वो सारी की सारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने जो ईंटों में हमने ऊपर नीचे हमने मतलब उसकी लेयर्स जो है वो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लेयर नहीं रखी और उसका फर्क जो है वो हम पूरा ऊपर मटर में निकाल रहे हैं, ऊपर मटर लगा के और हम कहेंगे अब लेवल कर लेते हैं, नहीं, बल्कि यूनिफॉर्म वाटर थिकनेस होनी चाहिए। ये थिकनेस 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सॉरी 10 मिलीमीटर होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की ये थिकनेस होनी चाहिए मोटर की। और प्रॉपर ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ईंटें जो हमने इस्तेमाल करनी है वो प्रॉपर सोकिंग, यानी कि उससे 2 4 5 घंटे 2 3 घंटे जो है पानी में डिप होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर सोकिंग होनी चाहिए। सोकिंग से क्या होता है, और उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन का अमल जब जारी होता है तो उसमें फिर पानी जो है सीमेंट के अंदर वाला पानी ईंटों से जो है वो ईंटें जो है वो सीमेंट के अंदर वाले पानी को सक कर लेती हैं, तो इसलिए उस सकिंग से बचने के लिए हम ईंटों को चंद घंटे पहले वो सॉक करके रखते हैं, ठीक है। और ये भी एक असूल है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लेयर्स, जो हमने ईंटें लगाई हैं वो ईंटें जो है वो प्रॉपर हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, लेयर्स ऊपर हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ठीक है। और वर्टिकल हमने चेक करना है कि जो ईंटें हम पूरी वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वर्टिकल उसकी पोजीशन भी ठीक है, और उसको हमने चेक करना होता है प्लम बोम की वजह से, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल हम किससे चेक करते हैं, स्पिरिट लेवल की वजह से, सॉरी स्पिरिट लेवल से हम जो है वो उसकी हॉरिजॉन्टल जो है उसको इंश्योर करते हैं कि क्या ये प्रॉपर हॉरिजॉन्टल है। बाद में जी हम क्यूरिंग उसकी चेक कर लेते हैं, क्यूरिंग प्रॉपर है, ईंटें टूटी ईंटें हम इस्तेमाल नहीं करते, ये उसका असूल है। और गुड वर्कमैनशिप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बॉन्ड क्या है जी, टिपिकल बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड। अब टाइप ऑफ बॉन्ड कौन से हैं जी, इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, हेडर बॉन्ड है, स्ट्रेचर बॉन्ड है और डच बॉन्ड है।
अब जी इन तमाम बॉन्ड्स जो हमारे पास इंग्लिश है, डच है, हेडर, स्ट्रेचर, फ्लेमिश और बॉन्ड है, इन तमाम में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है जी? स्ट्रेचर बॉन्ड में हम सारी ये 9 इंच की लेयर में 9 इंच की वॉल में इस्तेमाल नहीं होता, ये जस्ट 4 इंच वाली यानी 4.5 इंच वाली वॉल में हम ये स्ट्रेचर बॉन्ड यूज़ करते हैं। इसमें हमें सिर्फ स्ट्रेचर ही नज़र आ रहे होते हैं, हर ईंट का स्ट्रेचर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और अगर हम हेडर बॉन्ड की बात करें तो हेडर बॉन्ड जो है ये 9 इंच वाली दीवार में इस्तेमाल होता है और इसमें हमें सिर्फ जो है वो अ, उसके हेडर्स नज़र आ रहे होते हैं, इस तरह हेडर्स नज़र आ रहे होते हैं। हर एक जो है वो हमें ये हेडर नज़र आ रहा होगा। अब जी फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, इंग्लिश बॉन्ड क्या है, डच बॉन्ड क्या है, ये हम इसमें से देख लेते हैं। ये जी इंग्लिश बॉन्ड है। इंग्लिश बॉन्ड में क्या है जी, एक लेयर हमने ये स्ट्रेचर की लगाई, इस लेयर में सारे के सारे स्ट्रेचर्स होंगे, ये भी स्ट्रेचर है, ये भी स्ट्रेचर है। उसके बाद हेडर की लेयर लगाएंगे, एक कोर्स हम हेडर का लगाएंगे, ये सारे हेडर हैं। इसके बाद ऊपर फिर स्ट्रेचर लगाएंगे। तो इसी तरह अल्टरनेटिव कोर्सेज होंगे, तो ये हमारे पास इंग्लिश बॉन्ड होगा। और फ्लेमिश बॉन्ड की बात करें तो फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि एक हमारे पास एक लेयर में स्ट्रेचर भी होगा प्लस हेडर भी होगा, ठीक है। ये स्ट्रेचर है और ये फिर हेडर है, फिर ये स्ट्रेचर है, यानी कि एक ही लेयर में हमें हेडर भी मिल रहा है, स्ट्रेचर भी मिल रहा है, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, ठीक है। तो ये जो है हमने जो है वो एक ही कोर्स में हमने अल्टरनेट करना है इसको, हेडर को और स्ट्रेचर को। नेक्स्ट है जी स्ट्रेचर बाउंड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि सारे के सारे स्ट्रेचर ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। और डच बाउंड बचता है। डच बाउंड क्या है जी, इंग्लिश बाउंड और डच बाउंड में ये डिफरेंस होता है। इंग्लिश बाउंड में क्या था, स्ट्रेचर की लेयर्स लगाई, फिर हेडर की लेयर्स लगाई, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, ठीक है। और इसी तरह जो है वो डच बाउंड भी यही होता है, लेकिन उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि एक हमने हेडर की लगाई और उसके ऊपर स्ट्रेचर की लगाई, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। लेकिन जो हमने स्ट्रेचर की लेयर लगानी है, स्ट्रेचर के लेयर में हमने स्टार्ट पॉइंट पे, ये वाले स्टार्ट पॉइंट पे हमने क्या किया, एक हम 3/4 का बैट यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला जो है वो हम एक यानी कि बैट यूज करते हैं। ये हमारे पास ईंट है तो इसको इधर से काट देते हैं, ये हमारा 3/4 बैट है, ठीक है। तो हम स्ट्रेचर वाली लेयर में 3/4 का बैट यूज करते हैं, बाकी वही हेडर और स्ट्रेचर होती है। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं जी डच बॉन्ड, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंग्लिश बॉन्ड, मतलब इसकी क्या खसूसियत क्या है। और आपसे इंटरव्यू ये भी पूछ सकता है कि सबसे अच्छा बॉन्ड कौन सा है, सर इंग्लिश बॉन्ड है। इंग्लिश बॉन्ड सबसे अच्छा है, ठीक है, वो क्यों सबसे अच्छा है। यहाँ पूछा जा सकता है कि ज़्यादातर हम कौन सा बॉन्ड यूज़ करते हैं जी, इंग्लिश बॉन्ड यूज़ करते हैं। इंग्लिश बॉन्ड ही आप क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर यही होगा सर, एक तो इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेटिव कोर्सेज होती हैं, मतलब एक हेडर की होगी, फिर स्ट्रेचर की, फिर हेडर की। और ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से जो उसकी वर्टिकल मतलब जो एक उसका जॉइंट आता है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, जॉइंट सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो उस जॉइंट अगर बिल्कुल कॉन्टिन्यूस जॉइंट नहीं रहेगा, अगर जॉइंट कॉन्टिन्यूस जॉइंट नहीं रहेगा तो स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज होगी। अल्टरनेटिव कोर्सेज होंगे और इसके स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए हम यूज़ करते हैं। और जब हमारे जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जॉइंट्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहेंगे, तो वो गुड लोड डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये स्ट्रेट वर्टिकल जॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ जी। और ये 9 इंच की वॉल के लिए अमूमन हम यूज़ करते हैं, तो यही इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं और इसी वजह से हम इंग्लिश बॉन्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द स्टेप ऑफ ब्रिक मैसनरी। अब ये अगेन वही क्वेश्चन है कि ब्रिक मैसनरी जो है उसमें आप कौन कौन से स्टेप को मद्देनजर रखते हैं ब्रिक मैसनरी में। बिल्कुल जी, सबसे पहले सरफेस हम चेक करेंगे, जहाँ पे हमने ब्रिक मैसनरी करनी होती है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, मटेरियल को चेक करते हैं, मटेरियल की क्वालिटी को चेक करते हैं, फिर वो प्रॉपर सोकिंग ऑफ ब्रिक चेक करते हैं क्या वो गीली है, और उसके बाद हम जी लेइंग ऑफ मार्टर, उसके ऊपर जो मार्टर की लेयर लगाते हैं उसको चेक करते हैं, ये 10 mm की होनी चाहिए,
चाहिए, और इसको 1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जी उसके ऊपर लेइंग ऑफ ब्रिक, जो ब्रिक हमने ले की है वो कैसे ले करते हैं जी, फ्रॉग ऊपर वाली तरफ रखते हैं, और इसके बाद क्या है जी हम उसकी हॉरिजेंटल वर्टिकल या उसके जो जॉइंट्स हैं, एक दफ़ा ऐसे आया अगला जॉइंट्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए बल्कि इधर आना चाहिए, जॉइंट्स को चेक करते हैं। और इसके अलावा हम क्या चेक करते हैं जी, कंस्ट्रक्शन हो गई है तो उसके बाद क्यूरिंग को चेक करते हैं, ठीक है। फिलिंग जॉइंट्स और क्रैकिंग, अलाइनमेंट, लेवलिंग, हॉरिजेंटल वर्टिकल, यानी कि प्रॉपर हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल को हम स्पिरिट लेवल से, और वर्टिकल है ये प्लम बॉब से हम वर्टिकल, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रही है तो इसको चेक करेंगे। एंड पे क्यूरिंग चेक कर लेंगे, 7 से 10 दिन क्यूरिंग होनी चाहिए तो उसको चेक कर लेंगे। अच्छा जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज ब्लॉक मैसनरी सूटेबल, ठीक है। ब्लॉक मैसनरी जो है वो कहाँ पे हम सूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ये सूटेबल होती है अमूमन जो लार्ज बिल्डिंग में फ्रेम स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग होती हैं, उसमें पार्टीशन के तौर पे हम ये ब्रिक मैसनरी यूज़ कर रहे होते हैं, और जहाँ पे हमें काम बहुत तेज़ी से करना होता है वहाँ पे हम ये ब्रिक मैसनरी करते हैं। इसके अलावा जी सिस्मिक जोन में चूँकि इसकी विड्थ भी ज़्यादा होती है और सिस्मिक इफेक्ट को किसी हद तक ये बर्दाश्त कर सकता है, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जी साउंड प्रूफिंग के लिए, ठीक है, साउंड प्रूफिंग और थर्मल इंसुलेशन के लिए भी हम ब्रिक मैसनरी का यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही जी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।